तो जय श्री कृष्णा मित्रों, है ना। तो डियर स्टूडेंट, अपन कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे, तो अब आगे चलते हैं अपन, है ना। तो कोशिका विज्ञान मैंने बता दिया था उस दिन किसे कहते हैं ना, कि कोशिका की शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। अभी कोशिका के अंतर्गत चल रहा है, कोशिका सिद्धांत या कोशिका विज्ञान के अंतर्गत समझ सकते हैं आप इसे, है ना। इसमें कोशिका के बारे में बताया जा रहा है कि कोशिका शरीर की कैसी संरचनात्मक, है ना, मतलब अलग अलग संरचनाएं होती है ना, और क्रियात्मक मतलब संरचनाएं, कोशिकाओं की संरचनाएं, उनकी अलग अलग बनावट, है ना। जो कुछ कोशिकाएं आपके पाचन का कार्य करती है, तो कुछ कोशिकाएं आपकी तंत्रिका कोशिकाएं आपके न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र सिस्टम या संवेदनाएं भेजना, जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबको नियंत्रित कौन करती है? कोशिकाएं करती है, ठीक है। कोशिका को शरीर की मुख्य दीवार या बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शरीर की मुख्य दीवार या बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब कोशिका की संरचना को सर्वप्रथम मार्सेले मेलपीगी ने देखा था, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, है ना। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। 11th 12th 10th में भी पूछ लेता है। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप सेकंड ग्रेड तक जाओगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां भी आप ये पूरा कंटेंट लिख सकते हैं, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मर्त कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। इन्होंने पेड़ की जो छाल होती है ना, उसे कॉर्क बोला जाता है ना। जैसे पेड़ की छाल है छोटी सी, है ना, उसमें कॉर्क, तो इन्होंने मधुमक्खी के समान सत्ता देखा, है ना। वो मर्त कोशिका थी, किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के अध्ययन को सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, पहले क्या हुआ कर, पहले क्या, पहले के जमाने में जो सूक्ष्मदर्शी थे, तो वो सूर्य के प्रकाश से चलते थे, ठीक है। सूर्य के प्रकाश पड़ेगा और अपन सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, तो उस प्रकाश की सहायता से अपन, है ना, सूक्ष्म जीवों को देखते थे। तो जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, उसकी सहायता से इन्होंने इस कोशिका को, मर्त सेल को देखा था, ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित जीवित कोशिका की खोज की थी एंटी लियोन हॉर्क ने। अब इन्होंने कहाँ पर जीवित कोशिका की खोज की थी? इन्होंने आरबीसी में जीवित कोशिका को देखा था, ठीक है। अब सबसे छोटे आकार की कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, सबसे छोटे आकार की कोशिका, या फिर, है ना, सबसे छोटा जीव कौन सा? जैसे कि आपने सुना होगा वायरस, वायरस, है ना, ये अपवाद है ना। ये वायरस जो सबसे छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये जो अपने मानव शरीर के संपर्क में आने पर ये एक्टिव हो जाते हैं, सब जीवित कोशिका के रूप में ले लेते हैं, और आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं ना। जैसे कि कोरोना वायरस, ये भी वायरस ही तो था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन। तो आगे चलते हैं कोशिका विज्ञान में, है ना। तो कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है ना? माइक्रोप्लाज्मा, है ना। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? किसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा? जानते हैं आप किसे कहते हैं? बताइए। अरे कुछ नहीं है, जो सबसे छोटी सेल्स है वो माइक्रोप्लाज्मा है ना। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, देखो, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो बताइए दिमाग, सबसे छोटा जीव कौन सा होगा? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा ही सबसे छोटा जीव है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। पादपों में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए मुझे, फिर चलेंगे आगे, बताइए, ढूंढिए इनका जवाब, ढूंढिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और सबसे, अभी कौन कौन सी कोशिका है आप जानो, ठीक है। अब पादपों में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र होती है, जो आपके शरीर में भी पाई जाती है, और इसको सबसे लंबी कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके मस्तिष्क में पूरे में फैली हुई होती है, और भी जगह पे आपके शरीर में पाई जाती है ना, ठीक है। अब पादपों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी की है ना?
एम्ब्रीला लाइकेन होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ सेल। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है पता है किसी को? आपने सुना होगा यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ना। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका से क्या मतलब है और प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या मतलब है, बताता हूं मैं अभी आपको। यूकेरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। जो यूकेरियोटिक सेल होती है और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना। अब यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है पता है किसी को? बताइए मेरे को, अगर पता हो तो सोचिए। तो सोच लिया आपने? तो बता सकता है कोई? तो मैं बताता हूँ चलो, है ना। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोट्स है ना। तो प्रोकैरियोटिक है ना, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है और जो प्रोकैरियोटिक, अब यूके का मतलब यूकेरियोटिक, है ना, जो प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक दो सेल हैं यहाँ पर। तो यूकेरियोटिक में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें अनुपस्थित, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी तो आप ये ओनली नॉर्मल ये बात याद रखिए कि इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कोशिकाएं होती हैं। तो अब जो सेल थी, सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट सेल होती है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो यूकेरियोटिक सेल होती है, इनमें सामान्य अंतर क्या पाया जाता है? ये सामान्य पादप तथा सामान्य जंतु में पाई जाती है। ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक से उसका अर्थ होता है आदिम, अल्प होता है ना। और जो यूकेरियोटिक से उसका अर्थ होता है पूर्ण। ठीक है ना, पूर्ण विकसित। सभी कोशिकाएं अल्प बहुत छोटी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, है ना। इनका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। केंद्रक क्षेत्र में झिल्ली से नहीं गिरा होता। और इसमें क्या होता है, एक चीज और लिख लेना, इसमें केंद्रक जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, जो यूकेरियोटिक सेल है ये सामान्य जंतुओं में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है ना। ये नग्न आंखों से देखी जा सकती है। और इसकी ये सभी कोशिकाएं कैसी होती है? विकसित होती है, विकसित और पूर्ण होगी। ठीक है ना। इनका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। देखिए ज्यादा है ना, तो आप इनको आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें, है ना, जो इनका शरीर होता है ना, इनकी संगठन संरचना होती है वह कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी होती है ना। जो केंद्रक क्षेत्र और केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है। ठीक है, तो ये केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, मतलब इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली से द्वारा घिरा होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा होता है। ठीक है, केंद्रिका नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, अगर केंद्रक होगा तो केंद्रिका अवश्य पाई जाएगी ना। ठीक है ना। झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते, जिसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें झिल्ली से बने हुए झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, और इसमें यूकेरियोटिक्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जो भी कोशिकांग होगा उसके बाहरी लेयर पर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, जो कोशिका की सुरक्षा करती है। ठीक है ना। डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है ना। जो डीएनए होता है इसका, जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, इसका प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है ना। झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं और डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें? इसमें तो केंद्रक में होगा। और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कोशिका द्रव्य में, है ना। कोशिका का जो अंदर, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, तरल तरल पदार्थ भरा होता है, उसमें डीएनए उपस्थित होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है ना। और जो यूकेरियोटिक सेल है इसमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है? इसमें केंद्रक में उपस्थित पाया जाता है डीएनए। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। और जो
प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्ति ग्रह या पावर ऑफ बॉडी कहते हैं। ठीक है, जो आपकी शरीर का बिजली घर है ना, उसे माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है ना। तो अब आगे चलेंगे। तो हमने यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान लिया था। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसमें सेल ऑर्गन है ना, कोशिका अंग है ना, कोशिका अंग भी कैसे झिल्ली रहित और झिल्ली युक्त कोशिका अंग है ना। तो आपका पहला है झिल्ली युक्त कोशिका अंग कौन कौन से हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग होता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, उसके ऊपर संरचना के रूप में, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके ये बाहर की जो झिल्ली है ना, झिल्ली है, इसकी सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। तो ये झिल्ली क्या है ना, इस कोशिकांग की झिल्ली है ना, झिल्ली झिल्ली युक्त हो गया है ना, जो इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, ये कार्य होता है झिल्ली का, है ना, कोशिका की सुरक्षा करना। अब माइटोकॉन्ड्रिया है ना और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, गोल्गी बॉडी में पाई जाती है, लाइसोसोम में भी झिल्ली पाई जाएगी, पेराक्सोसोम में भी है ना, सेपेरोक्सोम में भी पाई जाएगी, गैलेक्सोसोम में भी पाई जाती है ना। अब झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। राइबोसोम होते हैं 70 सेंट्रोसोम होते हैं, केंद्रक। अब केंद्रक में केंद्रक झिल्ली आ गई, केंद्रिका आ गई, गुणसूत्र आ गए, है ना, गुणसूत्र आ गए। ठीक है, जो आपका डीएनए उसमें वह भी झिल्ली रहित होता है ना। जब झिल्ली रहित होगा तभी तो वो गमन करता है इधर से उधर। आनुवांशिक पदार्थ जिसे आप बोलते हैं डिओ राइबोक्सिक न्यूक्लिक अम्ल है ना, एसिड होता है, जो आपका है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण इसकी सहायता से करते हैं, डीएनए की सहायता से। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषी संरचना, प्रकाश संश्लेषी संरचना होती है ना, इसमें भी झिल्ली रहित होती है ना। प्रकाश आएगा तो वो झिल्ली से आता है कि झिल्ली रहित ही तो होता है। शोषण संरचना, शोषण में भी जो आपकी गैस आती है उसकी कोई झिल्ली होती है नहीं होती है ना। शोषण संरचना में मिसोसोम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हो गया था ना। जो एक है मीसोक्यूरियोटिक सेल है ना, मीसोक्यूरियोटिक सेल क्या होती है ना, ये इसी प्रकार की कोशिका, इसकी खोज किसने की थी, डोगेज नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना। तो इन्होंने इसकी खोज किसमें की थी, इसकी खोज है ना डीनो पिलुलेट शैवाल में की थी, है ना, इसमें पाई जाती है ये सेल। इसकी कोशिका संरचना इस प्रकार होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है ना। और अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, है ना। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी क्लास का कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अपन ने अभी अभी स्टार्ट किया है, पर है ना अपन बहुत आगे तक जाएंगे और मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा इसी प्रकार। और अच्छे से पूरा टॉपिक होगा, देखना इस बार पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक कोशिका के अपन अच्छे तरीके से रोजाना पढ़ेंगे। और कुछ दिनों के बाद हम जो रसायन विज्ञान है उसको भी, उसकी भी क्लास लेके आऊँगा, मैं खुद ही लेके आऊँगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण।